तो हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है बीए फाइनल ईयर के। जो आज का हम विषय लेकर आए हैं वो हिस्ट्री का दूसरा पेपर है, जो अभी आपके हुआ नहीं है, बाकी है। ठीक है, तो जो हिस्ट्री का दूसरा पेपर है, आपको पता है आधुनिक विश्व का इतिहास उससे संबंधित है। और अभी तो काफ़ी दिन है आपके एग्ज़ाम में, तो इसलिए सबसे पहले मैं आपके लिए ये लेकर मॉडल पेपर आ चुका हूँ। यानी ये मॉडल पेपर अब मैं आपको फ्री में दे रहा हूँ, ये हिस्ट्री का। तो इस बात के लिए आपको वीडियो को लाइक कर देना है। इसके आपको कोई भी पैसे नहीं देने हैं इस पेपर के। तो यूट्यूब पर आपको बिल्कुल फ्री करवा रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख लेना, पूरे के प्रश्न है जो छोटे वाले प्रश्न होंगे अति लघुत्तरात्मक वाले, उनके तो साथ में आपको उत्तर लिखे हुए मिलेंगे। और जो बड़े वाले प्रश्न है लघुत्तरात्मक और निम्नात्मक, उनके थोड़े आपको सीरीज में देखने पड़ेंगे, क्योंकि अन्यथा जो वीडियो है वो बहुत ही लंबा हो जाएगा। तो चलिए अब बिना किसी देरी के शुरुआत करते हैं आज के प्रश्नों की। और बड़े ध्यान से प्रश्न इनको याद करना, और बड़े इंपॉर्टेंट है, और यही आपके परीक्षा में पूछे जाएंगे। तो सबसे पहला प्रश्न हम लेते हैं। जो पहला प्रश्न आपके है वो है दांते या फिर डिवाइन कॉमेडी। तो देखिए, दांते और डिवाइन कॉमेडी दोनों एक दूसरे से संबंधित है। कैसे है? आपसे प्रश्न पूछ लेगा कि दांते, इस पर आपको टिप्पणी लिख रही है, नाम वो एक ही नाम देगा ऐसे दांते, और फिर वो छोड़ देगा प्रश्न के अंदर। तो आपको क्या करना है, देखिए दांते के बारे में क्या है कि दांते जो था वो इटली का एक प्रसिद्ध विद्वान था। विद्वान मतलब जो इतिहासकार, उपन्यासकार, उस प्रकार की चीज़ें ये राइटिंग करता था। ठीक है, और इसने एक ग्रंथ लिखा। कौन सा ग्रंथ लिखा? इसने ग्रंथ लिखा डिवाइन कॉमेडी। ठीक है, दांते का प्रसिद्ध ग्रंथ है जो इटाली भाषा में लिखा गया है, इटालियन ग्रंथ है। कौन सा है? डिवाइन कॉमेडी। आपसे पूछ लेगा डिवाइन कॉमेडी, तो आपको लिखना है कि ये दांते का एक प्रसिद्ध ग्रंथ था जो इटाली भाषा में लिखा था, 20 शब्दों में आपको अगर पूछे तो। ठीक है, तो ये अपना पहला प्रश्न समाप्त हुआ। अब हम दूसरा प्रश्न देखते हैं। दूसरा प्रश्न आता है अपना मानववाद, और इसका जनक कौन था। यानी मानववाद क्या है, इसकी परिभाषा या अर्थ आपको देना है, और इसका जनक कौन था इसका नाम लिखना है। तो देखिए, मानववाद को हम सबसे पहले देख लेते हैं। तो देखिए, मानववाद का मतलब होता है कि जो ऐसी संकल्पना जिसमें मानव जीवन में हम रुचि लेते हैं। यानी मानव जीवन में रुचि लेना, उसको सुखी और उन्नत कैसे बनाया जा सकता है, उन सारी चीज़ों पर डिस्कस करना, वाद विवाद करना। ठीक है, यानी मानव जीवन में रुचि लेना, सुखी और उन्नत बनाना ही मानववाद का उद्देश्य है, और यही इसका अर्थ है। ठीक है ना। अब आपसे पूछ लेगा मानववाद का जनक कौन था मानववाद का। तो इसका जनक देखिए पेट्रार्क था। कौन था? पेट्रार्क। इसका इतना ही नाम है, मानववाद का जनक का नाम पेट्रार्क था। ठीक है, यानी इसने इसकी शुरुआत की थी। अब मानववाद के साथ में कुछ दो तीन चीज़ें और भी आपको ध्यान रखनी है, वो भी आपकी परीक्षा के लिए इंपॉर्टेंट है। कौन कौन सी? देखिए, मानववाद के साथ साथ एक आता है सामंतवाद। कौन क्या आता है? सामंतवाद। ठीक है, सामंतवाद के बारे में आप सब परिचित है और अपने इतिहास में खूब पढ़ा है। सामंतवाद, सामंत प्रथा। ठीक है, वो तो आप लिख सकते हैं। सामंती प्रथा, जो राजा के नीचे जो जागीरदार होते थे, जो सामंत होते थे, उनको भूमि दे दी जाती थी, और उस भूमि को वो किसानों को मतलब सौंप देते थे कृषि करने के लिए, और उन पर टैक्स वगैरह लगाते। वो सारी चीज़ें तो आप जानते हैं। तो ये तो सामंतवाद। अब मानववाद, सामंतवाद, और एक आपके इस पेपर के लिए इम्पोर्टेंट है, वो है धर्म सुधार आंदोलन। धर्म सुधार आंदोलन। ठीक है, और एक है आपके पुनर्जागरण। पुनर्जागरण। ठीक है, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, और इनसे भी आपके परीक्षा में पक्का प्रश्न आएगा। चारों में से एक आध तो प्रश्न आएगा ही आएगा, एक या दो तो पक्का आपके परीक्षा में इसके कारण। यानी पूछ लेगा धर्म सुधार आंदोलन के क्या परिणाम थे, क्या कारण थे, पुनर्जागरण के क्या कारण थे, क्या परिणाम थे। इन चारों में से कोई ना कोई तो पूछेगा। या फिर मानववाद के उदय के कारणों को लिखिए, वो सारी चीज़ें। तो इसको आपको गंभीरता से समझना है। ठीक है, सबसे पहले आपको इसका अर्थ समझ लेना है, और फिर आपको इसके बारे में सारी जानकारी विषयवार लेनी है। ठीक है, तो ये हमने मानववाद का कर लिया, यानी दूसरा प्रश्न अपना समाप्त होता है। फिर तीसरा प्रश्न हम देखते हैं, पाप विमोचन पत्र। मोस्ट इंपॉर्टेंट, 99% आप कह सकते हैं इसको इंपॉर्टेंट है, क्योंकि 2021 का जो पेपर हुआ था आपके फाइनल ईयर वाला, उसके अंदर ये प्रश्न आया था, पाप विमोचन पत्र। या फिर कभी कभी आपसे पूछ लेगा 95 थीसिस क्या है। तो देखिए, सबसे पहले हम पाप विमोचन पत्र के बारे में पढ़ लेते हैं। तो मतलब ये पाप विमोचन पत्र है, ये एक ऐसा मुक्ति पत्र होता था, मुक्ति पत्र, जिसको कोई भी धन देकर पोप से खरीद सकता था। अब पोप क्या होता है, आप सब जानते हो कि जो ईसाइयों का जो धार्मिक संस्थान होते हैं, जैसे मंदिर मस्जिद होते हैं, वैसे ईसाइयों के अंदर चर्च चलता है, चर्च। ठीक है, तो चर्च का जो प्रमुख होता है, पुजारी वगैरह आप कह सकते हैं जिसको, तो वो होता है पोप। ठीक है, तो वो पोप क्या करता था, इस पोप को, ये पोप है वो पाप मुक्ति विमोचन पत्र वो बेचता था। तो उससे क्या होता था, वो क्यों खरीदे लोग, तो पोप का कहना था कि भाई इससे जो भी आपने पाप वगैरह किए हैं, पाप, वो आपके मिट जाएंगे, और आपको जो है क्या कहते हैं उसको, वो जन्नत मिल जाएगी। ठीक है, तो इसके आपके सारे पाप मिट जाएंगे, धुल जाएंगे, और इस पत्र को आपको खरीद सकना है, मतलब पैसे देकर इसको खरीदना है। अब यह तो पाप विमोचन पत्र हो गया। अब आपसे पूछ लेगा 95 थीसिस क्या है। तो आगे एक आदमी आएगा, एक दार्शनिक होता है मार्टिन लूथर, जिसका नाम आपने ज़रूर पढ़ा होगा, और आपके परीक्षा में भी इससे संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे। तो मार्टिन लूथर ने जो ये पाप विमोचन पत्र है,
मतलब इसके खिलाफ या फिर कहिए इसने एक किताब लिखी 95 थीसिस। थीसिस का मतलब होता है सिद्धांत, नियम कायदे या फिर खोज। थीसिस का मतलब सिद्धांत आप मान सकते हैं। यानी कि मार्टिन लूथर की एक किताब थी 95 थीसिस, मतलब 95 प्रकार की उसने सिद्धांत दिए। तो इन सिद्धांतों में इस किताब में मुश्किल मतलब ज़्यादातर उसने क्या किया, इस पाप विमोचन पत्र उसका विरोध किया है। और जो भी फिर इसका विरोध इसने कैसे किया, इसने विरोध ऐसे किया कि जो वहाँ के जो चर्च वगैरह थे और जो पादरियों के घर वगैरह थे उन पर ये जो इसकी किताब है इसके जो पर्चे वो छाप के मतलब चिपका के आ जाते थे। यानी कि इस किताब में इसका विरोध था और इस किताब के जो पन्ने वगैरह थे वो जाके उसके यहाँ पे चिपका देते थे। तो ये विरोध करने का तरीका था। तो अब उम्मीद करता हूँ आप 95 थीसिस के बारे में भी समझ गए होंगे कि ये क्या था। यानी 95 प्रकार के सिद्धांत थे इसकी आलोचनाओं से संबंधित। ठीक है, मार्टिन लूथर ने इसका ये किताब थी मार्टिन लूथर की। ठीक है, अब हम अगला प्रश्न देखते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है ये भी। लास्ट सपर का प्रश्न भी पिछली बार आया था 2021 में। और मोनालिसा, मोनालिसा का तो नाम आपने ज़रूर सुना होगा, पेंटिंग देखी होगी मोनालिसा की। तो देखिए लास्ट सपर और मोनालिसा दोनों ही पेंटिंग है। अब पेंटिंग किसने बनाई है, लियोनार्डो द विंची, इसने ये पेंटिंग बनाई है। दोनों इन दोनों का ये मतलब इस लियोनार्डो द विंची का ये बहुत ही प्रसिद्ध चित्र है मोनालिसा और एक लास्ट सपर। ठीक है, ध्यान रखना लास्ट सपर या फिर मोनालिसा। ज़्यादातर प्रश्न आप चांसेज रहेंगे लास्ट सपर, यानी लास्ट सपर क्या है, आपसे इतना पूछ लेगा लास्ट सपर, ये ऐसे दे देगा लास्ट सपर, आपको लिखना है। तो जब आप इसको लिखो तो आपको लिखना है कि भाई ये लियोनार्डो द विंची का एक प्रसिद्ध चित्र है जिसने एक अन्य चित्र मोनालिसा भी चित्रित किया है। ठीक है, तो इससे आपकी सब सीमा भी बढ़ जाएगी। ठीक, फिर अगला प्रश्न देखते हैं औद्योगिक क्रांति के बारे में। तो औद्योगिक क्रांति से हमने क्या अर्थ है मतलब इसका अर्थ है और इसके क्या कारण परिणाम, वो तो आगे प्रश्न आएंगे। तो फिलहाल हमें अर्थ पूछा जा रहा है 20 शब्दों के अंदर। तो देखिए औद्योगिक क्रांति का मतलब होता है कि जो कारखानों में मशीनों द्वारा उत्पादन व घरेलू उत्पादन का स्थान कारखाना उत्पादन ने ले लिया, ये इसका सीधा सा अर्थ है। यानी पहले मतलब 14वीं-15वीं शताब्दी तक मतलब घरेलू उत्पाद घरेलू हाथों से या फिर इस प्रकार की चीज़ें जो घरेलू चीज़ें थी वो चलती थी। और जो फैक्ट्रियाँ कारखाने वो उनका जो है ज़्यादा अस्तित्व नहीं था। तो जब औद्योगिक क्रांति की शुरुआत हुई या ये आई तो क्या है कि बड़े बड़े कारखाने स्थापित होने लगे और जो भी ज़रूरत की चीज़ें थी और कारखानों में निर्मित की जाने लगी। तो जिससे क्या हुआ, घरेलू उत्पादन का जो स्थान है वो कारखानों ने लेना शुरू कर दिया और उत्पादन में जनसंख्या के अनुपात में बढ़ोतरी होने लगी। तो ये तो औद्योगिक क्रांति हो गई, इसका मतलब तो आप समझ गए होंगे। अब आपसे प्रश्न पूछ भी सकता है कि औद्योगिक क्रांति के क्या प्रभाव पड़े या क्या कारण थे। तो कारण तो वही थे कि भाई जनसंख्या बढ़ रही थी। इस प्रकार के आप सोच के लिख सकते हैं, भाई मशीनों की जरूरत क्यों पड़ती है, जनसंख्या बढ़ रही है, या फिर जो मजदूर होते हैं उनकी कार्य कुशलता कम होती है, मशीनों की ज़्यादा होती है। इस प्रकार चीज़ें आप सोच कर लिख सकते हैं। अब परिणाम पूछ लेगा औद्योगिक क्रांति के परिणाम बताइए, तो आपको लिखना है कि औद्योगिक क्रांति से जो है जो घरेलू उद्योग है उसका नष्ट हो गए और जनसंख्या जो भी जनसंख्या की ज़रूरत थी, जितनी जनसंख्या थी उनकी जनसंख्या की में मतलब खाद्य आपूर्तियों की और जो भी उनकी मांग थी उनकी पूर्ति होने लग गई थी। इस प्रकार की चीज़ें आप लिख सकते हैं औद्योगिक क्रांति के प्रभावों के अंदर। और हो सकता है आपसे प्रश्न पूछ ले औद्योगिक क्रांति के कारण परिणाम लिखिए। तो औद्योगिक क्रांति के बाद में पुनर्जागरण, पुनर्जागरण का मतलब हम समझ लेते हैं। तो देखिए पुनर्जागरण का आप शब्द में देखेंगे तो नाम है पुनः जागरण, यानी पुण्य जागना, यानी वापस से जागना। वापस जागना सो के जागना नहीं है, इसका मतलब कुछ अर्थ इसका कुछ और निकलेगा। यानी कि वही बात है 14वीं-15वीं शताब्दी के मतलब 1400 से लेकर 1500 के आसपास की बात है। तो वहाँ पे जो यूरोप महाद्वीप है उसके आसपास या फिर यूरोप महाद्वीप की ही बात है, यूरोप महाद्वीप के अंदर, या फिर आप कह सकते हैं खासकर इटली देश, इटली में पुनर्जागरण की शुरुआत मानी जाती है। तो इटली और इसके कुछ आसपास देशों में पुनर्जागरण की शुरुआत हुई। पुनर्जागरण का मतलब है कि जो लोग हैं वहाँ के सोचने लगे, किस बारे में सोचने लगे। पहले तो क्या है कि लोग जो भी वहाँ पे राजाओं का शासन था या फिर जो पोप शासन करते थे राजा के माध्यम से, तो वो जो भी आदेश देते, जो भी चीज़ें कहते करने को, तो जनता है वो सारी की सारी चीज़ें एज इट इज़, यानी उनके जो भी आदेश थे उनको मान लेती थी, उनका विरोध वगैरह नहीं करती थी और वो सारी चीज़ें हो जाती थी। पर फिर पुनर्जागरण के बाद में क्या हुआ कि लोगों ने सवाल करना चालू कर दिया, मतलब उनके अंदर विवेक बुद्धि और इस प्रकार चीज़ों का विवेक मतलब विकास हुआ। मतलब अब उन्होंने अपने भले के लिए और क्या सही है क्या गलत है वो सारी चीज़ें सोचनी चालू कर दी। जो भी ऊपर से आदेश आता था या जो भी आप कह सकते हैं नियम कायदे होते हैं उनको मतलब उन पर भी सवाल लगाने चालू कर दिए या फिर अपने भले के लिए देखना चालू कर दिया। इसका मतलब यही है, यानी कि अब लोग हैं जो अपने बुद्धि और विवेक का प्रयोग करने लगे थे। पुनर्जागरण का मतलब तो आप सीधा सा ये समझ लेना। आपसे प्रश्न मतलब छोटा वाला प्रश्न पूछ लेगा कि पुनर्जागरण का अर्थ लिखिए, तो आपको क्या लिखना है, आपको लिखना है पुनर्जागरण का तात्पर्य उससे है जिसे क्या है कि व्यक्ति ने बुद्धि और विवेक से काम लेना शुरू कर दिया और जो पुरानी रूढ़िवादी सोच है उसको त्यागना चालू कर दिया। ठीक है,
तो ये पुनर्जागरण का छोटा सा अर्थ आ जाता है। अब इसके क्या परिणाम थे वो सारी चीज़ें आप सोच सकते हैं। मतलब जो शासन वगैरह है उसके क्रांतियाँ की शुरुआत हुई, पुनर्जागरण के बाद ही हुई सारी चीज़ें। जो भी क्रांतियाँ हुई वो सारी चीज़ें, पहले तो क्रांतियाँ वगैरह ज़्यादा हुई नहीं थी, पुनर्जागरण के बाद में क्रांतियाँ हुई, लोगों में जागरूकता फैली, वो सारी चीज़ें आप लिख सकते हैं। फिर आता है सामंतवाद। सामंतवाद का प्रश्न मैंने अभी पीछे पढ़ा था कि भाई सामंतवाद क्या है, पुनर्जागरण क्या है, और एक चीज़ और थी, ठीक है, वो सारी चीज़ें जैसे धर्म संधार आंदोलन, ठीक है। तो यूरोप में सामंतवाद, ये प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है। तो सामंतवाद तो अपने भारत में भी प्रचलित था। तो आप लिख सकते हैं कि जो राजा होता था, जो भी तो वो क्या करता था, अपने नीचे सामंत में बिठा देता था। सामंत को क्या करता था, वो भूमि दे देता था कि चलो इतनी भूमि तुम रख लो और इस पर निश्चित टैक्स मुझे दे देना। तो सामंत फिर क्या करते, राजा से भूमि ले लेते और उस भूमि को क्या किसानों को दे देते थे, टुकड़ों के अंदर, आदि इसको किसी को इस प्रकार टुकड़ों में भूमि को दे देते और उससे फसल उगाने को कहते। फिर वो जो भी फसल होती उस पर टैक्स लेते या फिर फसल लेते, जो भी करते वो सामंत, उससे वो खुद कुछ हिस्सा खुद रख लेते और कुछ हिस्सा राजा को दे देते थे, ठीक है। तो ये सामंतवाद था, यानी कि राजा के नीचे बड़े बड़े सामंत थे जो जिसके अंदर बड़ी बड़ी भूमि आया करती थी। तो ये सामंतवाद का बेसिकली अर्थ है। क्योंकि छोटे वाले प्रश्न है अतुल्यत्मक में, तो हम शॉर्ट में समझ रहे हैं इन प्रश्नों को। फिर अगला प्रश्न आता है कार्बोनरी संस्था या फिर यंग इटली। तो ये दोनों संस्थाएं जो इटली से संबंधित है, यानी इटली के अंदर जब पुनर्जागरण या फिर उसका एकीकरण वो सारी चीज़ें हो रही थी, तो उससे संबंधित है ये कार्बोनरी संस्था और यंग इटली। तो कार्बोनरी संस्था और यंग इटली दोनों का ही वीडियो मैंने पीछे बना रखा है। अगर आपने नहीं देखा तो उसको वीडियो को मैं ज़रूर कहूँगा कि आपको देखना है, क्योंकि वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और ये इनमें से एक पर्सन आपसे पर ज़रूर पूछा जाएगा, हो सकता है इस बार भी आपसे पूछ ले, कार्बोनरी संस्था और यंग इटली, इसलिए मैंने इसको ब्लैंक छोड़ दिया। तो आपको कार्बोनरी संस्था या तो आप गूगल कर लीजिए या वो पूरा वीडियो देख लीजिए जिसमें मैंने अच्छे से समझाया है यंग इटली और कार्बोनरी संस्था को, ठीक है। तो हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। देखिए अगला प्रश्न, या फिर इसके अंदर मैंने एक निर्देश लिखा है कि एक प्रश्न देशों के बीच में जो युद्ध हुए या फिर उनके बीच में कौन कौन सी संधियाँ हुई उनके बारे में ज़रूर पूछा जाएगा। तो ये भी अभी फ़िलहाल के लिए जो टॉपिक है वो मैंने अभी पूरा इसके अंदर लिखा नहीं है। बहुत सारी संधियाँ हैं और बहुत सारे जो युद्ध हुए थे अलग अलग देशों के बीच में, तो वो एक ना एक प्रश्न इससे ज़रूर आएगा। जैसे कौन कौन से युद्ध हुए, सप्तवर्षीय युद्ध हुआ, ये भी प्रश्न आ सकता है, वाटरलू का युद्ध, क्रीमिया का युद्ध, बाल्कन युद्ध, और भी बहुत सारे युद्ध हुए जो इस लिस्ट में शामिल नहीं है मगर परीक्षा में प्रश्न आता है। फिर संधियाँ, कुछ संधियाँ कौन कौन से देशों के बीच में कौन सी संधि हुई, जैसे गेस्टाइन की संधि और वर्साय की संधि, प्राग की संधि। तो आपसे इस प्रकार के प्रश्न आते हैं कि वर्साय की संधि एक अपमानजनक संधि थी, क्यों थी, इस प्रकार की चीज़ें भी आपसे पूछ जाएगी। तो ये जो संधियाँ और युद्ध है किस देश के बीच में हुए और संधियाँ किन किन देशों के बीच में हुई, इसका क्या परिणाम है, उसके लिए मैं जल्दी आपके लिए एक अलग से वीडियो लेकर आने वाला हूँ, क्योंकि इससे बड़ा वाला प्रश्न भी बनेगा और एक अतिलघुत्वात्मक प्रश्न भी बनेगा। तो इसलिए यहाँ पे मैंने शॉर्ट में हालांकि लिख रखा है, तो एक बार हम इसको कर लेते हैं, बाकी एक अलग से वीडियो आएगा इन युद्धों और जो संधियाँ इनके बारे में। तो देखिए सप्तवर्षीय युद्ध 1757 से लेकर 63, यानी 7 साल ये कुल चला था। और ये किसके बीच में हुआ, इंग्लैंड और फ्रांस के बीच के अंदर, ठीक है। तो इसके अंदर आपको पता है कि जो है इंग्लैंड जो है आप हार सकते हैं, सॉरी जीत विजय हो गया था इसके अंदर, सप्तवर्षीय युद्ध के अंदर 7 सालों तक ये युद्ध चला था। बाकी दोनों देशों की स्थिति वगैरह खराब हो गई, वो अलग टॉपिक है। फिर दूसरा युद्ध आता है वाटरलू का युद्ध, 18 जून 1815 को। इनकी डेट जरूर पूछी जाएगी आपसे, वो डेट ही पूछेगा या फिर आपसे पूछ लेगा किसके बीच हुआ। ज़्यादातर डेट पूछने के चांसेज रहते हैं कि वाटरलू का युद्ध कब हुआ। तो देखिए वाटरलू का युद्ध 18 जून 1815 को हुआ। नेपोलियन जो बोनापार्ट था और मित्र राष्ट्र जो भी थे उनके बीच के अंदर हुआ था। 1815 में जब नेपोलियन की शक्ति बढ़ने लगी थी ना, जब फ्रांस की क्रांति के बाद उसने वो तानाशाह बन गया था, वो सारी चीज़ें, ठीक है। तो नेपोलियन को रोकने के लिए जो मित्र राष्ट्रों ने मिलकर इसको वाटरलू के युद्ध में हराया था 1815 के अंदर, ठीक है। तो ये युद्ध काफ़ी इंपॉर्टेंट है, नेपोलियन से संबंधित ये युद्ध है। फिर क्रीमिया का युद्ध और बाल्कन का युद्ध, इसको हम फिर अगले ही वीडियो में देखेंगे, क्योंकि अभी इसका उत्तर प्रॉपर मुझे मिला नहीं। फिर अब हम संधियों के बारे में देख लेते हैं। जो सबसे महत्वपूर्ण संधि है वर्साय की संधि है, इसको आपको ज़रूर याद करना है। तो इसलिए मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि या तो आप इन प्रश्नों को खुद देख लें या फिर अगला वीडियो का इंतज़ार जरूर कीजिए, ठीक है। इसको भी हम एक बार स्किप कर देते हैं। और फिर अगला प्रश्न आता है वियना सम्मेलन, मोस्ट इंपॉर्टेंट है वियना सम्मेलन। तो वियना सम्मेलन से प्रश्न जरूर आएगा। तो देखिए वियना सम्मेलन 1814 में नेपोलियन की जो पराजय के बाद यूरोपीय देशों द्वारा आयोजित हुआ था ये एक सम्मेलन। जैसे अभी आपने पता ना वो वाटरलू का युद्ध ये वियना सम्मेलन के बाद में हुआ था। तो जब नेपोलियन को हरा दिया था 1814 के अंदर, तो उसने
संधि द्वारा कर करवा के उसको क्या किया, बंद कर दिया था एक अलग टापू के अंदर। तो वो वहाँ से भाग गया था और फिर से वो संगठित हो गया था देश में, और उसने फिर से युद्ध छेड़ दिया था। तो जब उसने फिर से युद्ध छेड़ा था तो यही सारी चीज़ें उसके बीच में हो रही थी, वियना सम्मेलन, वर्साय की संधि, वो सारी चीज़ें, ठीक है ना। तो देखिए, जो वियना सम्मेलन 1814 में नेपोलियन की पराजय के बाद यूरोपीय देशों में आयोजित हुआ, इसके अध्यक्ष कौन थे, ये प्रश्न पूछा जा चुका है। वियना सम्मेलन के जो है अध्यक्ष कौन थे, तो ऑस्ट्रेलिया का जो पीएम था मेटरनिक था। ऑस्ट्रेलिया का प्रधानमंत्री जो मेटरनिक था उस समय, उसने इस सम्मेलन की अध्यक्षता की थी, ठीक है ना। ये प्रश्न पिछली बार पूछा जा चुका है 2020 के अंदर शायद। फिर ये प्रश्न तो ज़्यादातर नहीं पूछा जाता, फ्रांस की क्रांति कब हुई थी, इससे प्रश्न ऐसा बनता है कि जब फ्रांस की क्रांति हुई थी तो उस समय राजवंश कौन सा था, मतलब किस राजा का शासन था या फिर राजवंश कौन सा था। तो 1857 की क्रांति के समय यह हुई थी 1789 को, और जब ये क्रांति हो रही थी तो उसमें लुईस 16वें का शासन था। किसका था, लुईस 16वें का, और बुर्बो वंश से संबंधित था वो। किससे वंश से था, बुर्बो, ये वंश का नाम है, ठीक है। तो देखिए, मैंने आपको छोटे वाले प्रश्न तो करवा लिए हैं, एक बार आप इनका स्क्रीनशॉट ले लेना, ठीक है। और इनका स्क्रीनशॉट लेने के बाद अब मैं बड़े वाले प्रश्नों की बात करता हूं जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, और यही आपको नंबर दिलवाएंगे परीक्षा के अंदर, और आपको इन्हीं का जो है सही से पढ़ना है इनको और याद करना है। तो देखिए कौन कौन से प्रश्न है। फ्रांस की क्रांति से संबंधित आपको पूरी पढ़नी है, फ्रांस की क्रांति, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है सबसे ज़्यादा। फिर नेपोलियन की महाद्वीपीय व्यवस्था, ये भी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये भी आपको पढ़नी है। पूरी निम्नात्मक प्रश्न की टाइप की बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है, यानी कि आपको पूरे जितने भी 3 पेज 4 पेज हैं वो पढ़ने हैं। फिर प्रथम विश्व युद्ध या द्वितीय विश्व युद्ध, इस बार आपके प्रथम विश्व युद्ध का ज़्यादातर चांसेस है। तो प्रथम विश्व युद्ध के क्या कारण थे और इसमें किन किन देशों ने भाग लिया, क्या परिणाम हुआ, तो इसको आपको घोल के पी जाना है प्रथम विश्व युद्ध को। और द्वितीय विश्व युद्ध के कारण परिणाम वो भी आपको देखने हैं, ठीक है। ये सारे प्रश्न इंपॉर्टेंट है और इनको ज़रूर से ज़रूर देखने जाना है 101%, ठीक है ना। फिर अगला प्रश्न आता है जर्मनी में जो नाजीवाद है उसके देखिए क्या कारण थे, नाजीवाद, जर्मनी, हिटलर वगैरह बहुत सारी चीज़ें। तो जर्मनी से संबंधित नाजीवाद का प्रश्न बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। फिर पुनर्जागरण, जैसे हमने पिछली 2 बार प्रश्न पढ़ लिया था पुनर्जागरण का, तो इसके जो निम्नात्मक प्रश्नों में टाइप में इस प्रकार बनता है कि पुनर्जागरण का क्या प्रभाव था, ठीक है, वो सारी चीज़ें आपको पढ़नी है पूरी। फिर औद्योगिक क्रांति का क्या अर्थ है, क्या कारण है, क्या परिणाम है, वो सारी चीज़ें आपको पढ़नी है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इनमें से मैं कहता हूँ आपके 3 या 2% तो इनमें से एग्जैक्ट इन्हीं में से आएगा, 1% बाहर से आ जाएगा तो वो उसकी गारंटी नहीं है, बाकी 1% तो इसमें से कन्फर्म आएगा 101%। फिर देखिए यूरोप में साहित्य के विकास पर आपको टिप्पणी करनी है, ठीक है, जो 15वीं शताब्दी से लेकर 17वीं 18वीं शताब्दी के बीच में हुआ था। इसके जो भी वो मार्टिन लूथर अभी हमने पढ़ा था ना 95 उस प्रकार चीज़ें। फिर लास्ट पर्सन देखिए धर्म सुधार आंदोलन के कारण और परिणाम, वो सारी चीज़ें आपको पूरी पढ़ लेनी है, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये प्रश्न पूरे के पूरे याद हो जाएंगे और समझ में भी आएंगे। तो ज़्यादातर टॉपिक है वो आपको सीरीज़ के अंदर मिल जाएंगे, या फिर अगर आपको कोई प्रश्न डायरेक्ट ना मिले सीरीज़ के अंदर या ढूंढने में परेशानी हो तो डायरेक्ट इन प्रश्नों को गूगल कर लेना, बड़े आसानी से और शॉर्ट उत्तर आपको बड़े समझाए हुए मिल जाएंगे, ठीक है ना। तो गूगल में बहुत ही अच्छे उत्तर आपको मिल जाएंगे। तो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा, तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और टेलीग्राम पर हमको सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है ना। धन्यवाद।